students, Assalamu alaikum. How are you all? Beta, as you all know that we have completed almost 3 lessons from our textbook, and when we talk about today's lesson, so I will say that we will do some grammar work and we will take a start from idioms and phrasal verbs. बेटा आपने इससे पहले 3 चैप्टर्स जो हैं वो इंग्लिश के पढ़ लिए हैं, उसके सिनोनिम्स किया हम लोगों ने, टेक्स्ट को पढ़ा, उसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स जितने भी मौजूद थे वो सारे डिस्कस हुए। बेटा आज थोड़ा सा ग्रामर वर्क जो है वो भी अब साइमल्टेनियसली इन चीज़ों को भी हम साथ साथ लेकर चलेंगे। तो बेटे देखते हैं कि आज हम क्या करते हैं। इडियम्स, इडियम्स क्या है? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू डिफाइन what are idioms, or you say what are phrasal verbs. So an idiom, basically an idiom is a group of words having a different meaning than that of the meaning of the individual words. We can say that it represents or it presents the metaphorical or figurative and non-literal meaning of that phrase. इडियम्स क्या है? इडियम्स है मुहावरे। बेटा देखते हैं कि मुहावरे आप उर्दू में भी पढ़ते हैं, मुहावरात से मुतल्लिका चैप्टर्स आपके पास उर्दू की ग्रामर में भी मौजूद हैं। और मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे जो होते हैं किसी ज़बान का हुस्न होते हैं। मुहावरे जो हैं वो किसी भी सूरत हाल को बेहतरीन अल्फाज में बेहतरीन तरीके से बयान करने की, तहरीर करने की, बयान करने की सलाहियत रखते हैं। हम जैसे कहते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी एक मुसीबत से निकलना और दूसरी में उलझ जाना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या जो ताकतवर है वो जीत जाता है, अपनी हुक्मरानी से दूसरों को हाँकता है। बेटे उर्दू में जैसे आप इडियम्स पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश में भी इडियम्स हैं। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे जनाब पेयर ऑफ वर्ड्स, और पेयर ऑफ वर्ड्स जो थे वो बहरहाल इडियम से डिफरेंट थे। उसमें पेयर आपके सामने आता था वर्ड्स का और उसको आप उसके सेंटेंसेस जो है वो बनाते थे। इडियम्स जो है वो भी सेंटेंसेस की सूरत में आएंगे आपके पास, और इडियम्स जो है वो आपको पता है कि 10 मार्क्स के हैं। मैंने आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस किया था पेपर पैटर्न, और उसमें ये आपको बताया था कि 10 नंबर के इडियम्स होंगे, हर इडियम 2 मार्क्स का है, और इडियम्स के सेंटेंस जो हैं वो आपको बनाना होंगे। पहले देखते हैं, एक दफ़ा बोर्ड पे निगाह डालते हैं ताकि अगर आप कुछ नोट डाउन करना चाहें तो वो भी साथ साथ देख सकें। बेटे क्या है? आवर टुडेज टॉपिक इज इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। इडियम्स, वेल बेटा एन इडियम इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. An idiom is a group of words whose meaning is different from the meaning of the individual words. Like bad blood, it means anger, hostility, enmity. देखें बेटे क्या है इडियम? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अल्फाज का एक मजमूआ है आपके सामने, और इसका मतलब जो है वो जो एक्चुअल वर्ड, इंडिविजुअल वर्ड्स जो आपको मीनिंग दे रहे हैं उससे इसका हिडन मीनिंग जो है, इसका इडियोमेटिक मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। जैसे बैड ब्लड, बैड ब्लड का क्या मतलब? ख़राब खून, बुरा खून नहीं। बैड ब्लड इडियोमेटिकली यूज़ किया जाने वाला एक फ्रेज़, इसका मतलब क्या होगा? इट मीन्स एंगर, हॉस्टिलिटी, एनिमिटी, दुश्मनी को, अदावत को, रंजिश को कहा जाएगा। फिर अगेन हम देखते हैं, एन इडियम इज अ फ्रेज और एक्सप्रेशन दैट टिपिकली प्रेजेंट्स अ फिगरेटिव और नॉन लिटरल मीनिंग अटैच टू दैट फ्रेज। यानी ये क्या है? एक ऐसा फ्रेज है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि हमें फिगरेटिव यानी मेटाफोरिकल उसमें मीनिंग मिल रहा है हमें, नॉन लिटरल, नॉट एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड। नॉन लिटरल मीन नॉट द लिटरेरी और एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट बेसिक वर्ड। ठीक है जनाब? तो उसका जो आपको इडियोमेटिक जो सेंस मिल रहा है उस वर्ड्स का, उस फ्रेज का, जो आपको हिडन मीनिंग्स मिल रहे हैं, दे आर द रियल थिंग। ठीक है? तो बेटा नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ड इडियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इडियोस। तो ये वर्ड जो है इसका ओरिजिन क्या है? दिस वर्ड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड इडियोस. इडियोस मीन इडियम्स. ठीक है बेटे? when it is converted into when this Greek word is converted into English, it stands for own. बेटे another thing is, idioms reflect the folk wisdom of the people of a place. So idiom definitely reflect the wisdom of the people of the place, and people have been using these words from many years, from years back.
यानी लोग साल साल से इन इडियम्स को इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जो कि उनकी दानिशमंदी और अकल पर मबनी जो उनके अल्फाज हैं उस पर उसको कंप्राइज करते हैं। जी बेटा, इडियम्स हैव बीन डिफाइंड एज द पिक्यूलियर स्पिरिट ऑफ लैंग्वेज। और क्या है ये? एक लैंग्वेज का हुस्न होते हैं, एक लैंग्वेज की खूबसूरती होती है। एक सबसे अच्छी बात यह है बेटे, आपको एक ट्रांसलेशन पैराग्राफ आता है 15 मार्क्स का, FSC पार्ट 2 के सिलेबस में शामिल है। एक अनसीन ट्रांसलेशन पैराग्राफ दिया जाएगा एंड दैट इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल इंग्लिश। सिंपल इंग्लिश से बल्कि ये दैट इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश कहा जाए तो बेहतर है, क्योंकि अगर उस पैराग्राफ के हवाले से भी आपकी वोकैबुलरी जो है अगर मजबूत है, आप वोकैबुलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आपका ग्रिप है, और इसके अलावा अगर इडियम्स आपके जहन में, इडियम्स जो है बड़े नायाब जुमले होते हैं, बड़े नायाब वर्ड्स होते हैं जो बड़ी खूबसूरती से आपके ख्यालात के इजहार के लिए इस्तेमाल में आते हैं। तो अगर आप इडियम्स, इडियोमेटिक लैंग्वेज जो है वो यूज़ करते हो ट्रांसलेशन में, तो वो भी आपके लिए बड़ा, वो ट्रांसलेशन पैराग्राफ जो है वो उसमें अच्छे नंबर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अच्छी लैंग्वेज में अच्छा आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ग्रामर ग्रिप आपकी प्रॉपर होना चाहिए, आपकी वोकैबुलरी मजबूत होना चाहिए। फिर आपने इडियम्स का इस्तेमाल किया, अगर उन वर्ड्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हुए प्रॉपर इडियम्स आपने साथ लिए, तो बेटे उससे आप ट्रांसलेशन में बेहतरीन नंबर हासिल कर सकते हो। तो ये एडवांटेज आपको मिल सकता है इडियम्स का। फिर देखते हैं बेटे, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ पर्टिकुलरली रिच इन इडियम्स। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली इज़ रिच इन इडियम्स। इट इज़ रिप्लेटेड विद सच ब्यूटीफुल इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स विच एड टू इट्स ब्यूटी। कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसकी ब्यूटी किस में नज़र आती है हमें, कि उसमें हमें एक वेरिड फॉर्म में वैरायटी ऑफ इडियम्स इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज। वैरायटी ऑफ इडियम्स इज़ देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। वी कैनॉट चेंज द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। हम अपनी चॉइस के मुताबिक इन वर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते। जो आपके डिक्शन का, आपके लैंग्वेज का हिस्सा जो वर्ड्स हैं, उसे हम अपनी चॉइस पे चेंज नहीं कर सकते। लाइक एग्जाम्पल्स थोड़े से मैंने आपको दे दिए। फॉर एग्जाम्पल, द करेक्ट इडियम इज़ CI to I। तो बेटा क्या है करेक्ट इडियम? एक आपका इडियम है CI to I। CI to I मीन्स, इसका मतलब क्या है? टू अग्री विद, किसी से मुत्तफिक होना, इत्तफाक राय रखना। तो ये CI to I को हम सी नोज टू नोज नहीं कह सकते, सी ईयर टू ईयर नहीं कह सकते। जो इडियम्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद है लैंग्वेज में, उन्हीं इडियम्स को आपने जहन नशीन करना है, जहन में रखना है, और उनका मीनिंग आपको प्रॉपर पता होना चाहिए ताकि उसको कन्वर्ट कर सके एक सूटेबल जुमले की शक्ल में। फिर आपके पास एक और मिसाल आती है, द करेक्ट इडियम इज़ होल्ड वाटर। होल्ड वाटर इज़ बेसिकली एन इडियम। होल्ड वाटर मीन्स टू बी वैलिड, टू बी साउंड एंड अप्रोप्रिएट। बहुत वैलिड होना, कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत विच कैरीज वेट, कोई दलील जो कि वज़न रखती है, ठीक है। एंड वी कैनॉट से we cannot replace water with wine or beer or like that, it will remain ever hold water। तो इडियम आपका hold water ही रहेगा, इसको हम hold wine नहीं कह सकते, hold beer नहीं कह सकते। इस तरह आपका एक इडियम है go to the dogs। go to the dogs का मतलब क्या होता है? to destroy, to have deterioration, to deteriorate, ज़वाल पजीर हो जाना, तबाही की तरफ जाना, नुकसान उठाना। हम इसे ये नहीं कह सकते go to the cats, go to the wolves, राइट। इसी तरह आपके पास इडियम आता है कूल एज क्यूकम्बर। कूल एज क्यूकम्बर मीन्स टू हैव अ स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी, टू हैव कंपोजर और कामनेस। हम ये नहीं कह सकते कूल एज पम्पकिन, कूल एज ब्रिंजल, कूल एज लेडी फिंगर। तो वी कैनॉट रिप्लेस दिस वर्ड्स अप टू आवर चॉइस, ठीक है। जो आपके लैंग्वेज में जिस तरह से ये इडियम्स मौजूद हैं, वैसे ही आपको इन्हें याद रखना है। ये बेटा थोड़ी सी डेफिनेशंस जो है वो आपके साथ शेयर हुई। और छोटी सी बात फिर आपसे कहूँगी कि बेटे आपका इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स वाला क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का है। 10 नंबर का इस तरह से कि आपको 8 इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स मिक्स दिए जाएंगे और उसमें से आपको सेलेक्ट करने हैं 5 आउट ऑफ गिवन 8
इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स। तो बेटे हर आपका जुमला जो है वो 2 मार्क्स का होगा। जुमला बहुत मेयारी होना चाहिए। अगर आपको उस जुमले का मीनिंग जो है, अगर उसका मीनिंग आपको बहुत अच्छी तरह से, आप उसके मीनिंग से फेमिलियर हैं, तो उसको जुमले में कन्वर्ट करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो बेटे इसके मीनिंग्स जो है वो अच्छी तरह से जहन नशीन कर लीजिएगा। आपकी लैंग्वेज बन रही है, आपकी वोकैबुलरी बन रही है, आपकी बल्कि लैंग्वेज में बेहतरीन अल्फाज आपके पास आ रहे हैं, तो ये सारी तैयार आपका करना बहुत ज़रूरी है। तो इट विल कैरी 10 मार्क्स, राइट। तो बेटे इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। वी आर हैविंग अ कंप्लीट चैप्टर regarding idioms and phrasal verbs, and some of the sentences are given over here, and apart from these sentences we will discuss some more sentences, right। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या सेंटेंसेस जो है यहाँ पर मौजूद हैं, और मज़ीद सेंटेंस जो है आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं हर इडियम का एक मज़ीद जुमला जो है आपको बना के दे दूँगी, ताकि आप उसको कंफर्टेबली उन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है जी। होपफुली ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई, आपको पता चल गया कि इडियम्स जो है उसको डिफ़ाइन कैसे किया जाए, इडियम्स जो है उसका मीनिंग क्या है। तो इडियम बेसिकली इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स whose meaning is different from the meaning of the individual words of that phrase। ठीक है जी। तो इन इडियम्स के मीनिंग को समझना, इनको जहन नशीन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप प्रॉपर जुमला जो है वो बना सकें। बेटे मैं आपको यहाँ पर अब जुमले लिख के देती हूँ, वो इजाफी जुमले जो मैं मुख्तलिफ आपके लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए बनाना चाहूँगी। इसको मैं इरेज कर रही हूँ। बेटे जो असाइनमेंट आपको रूटीन में जो भी असाइनमेंट आपको मिलती है, आप उसको रिवाइज़ कीजिएगा, उसको गो थ्रू कीजिएगा, ताकि आप एंड ऑफ द डे आपकी तैयारी जो है वो कंप्लीट हो, और आपने चीज़ों को अच्छी तरह से ग्रास्प किया हो, उसको अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड किया हो, और आप पेपर में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर सकें। जी बेटे, योर वेरी फर्स्ट इडियम इज़ अबव बोर्ड। तो आई राइट इट डाउन हेयर फॉर योर कन्वीनियंस। अबव बोर्ड, it is yes, above board। So what is meant by above board? Above board mean legitimate, it means honest, it also mean open, वाज़े होना अपने लेन देन में, अपने कारोबार में, अपने लेन देन में वाज़े होना। तो बेटे इसका सेंटेंस जो है हमारे पास जो बुक के अंदर मौजूद है वो इस तरह से है, ही इज़ ओपन एंड अबव बोर्ड इन हिज डीलिंग्स। ही इज़ ओपन एंड अबव बोर्ड इन हिज डीलिंग, कि वो अपने डीलिंग्स में, अपने कारोबार में, अपने लेन देन में बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, बहुत ज़्यादा वाज़े है। ठीक है जी। इसका और जुमला जो है वो भी हम बना लेते हैं, ताकि आप जो है उसको भी देख लें। द डील between two parties is completely open and above board, कि दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो डील चल रही है, जो डील लेन देन जो कारोबार हो रहा है वो बहुत ओपन है, बहुत वाज़े है और दयानतदारी पर मुश्तमिल है। जी एक जुमला आपको ये मिल गया। एंड योर वेरी नेक्स्ट इडियम इज़ अबव ऑल। आई राइट इट डाउन हियर अगेन, अबव ऑल। अबव ऑल क्या है बेटे? अबव ऑल मीन मोस्ट ऑफ ऑल। It also mean chiefly, mainly, यानी बुनियादी तौर पे सबसे बढ़कर, सबसे बढ़ के। तो हमारे पास इसमें जुमला मौजूद है, God has given us eyes to see, hands to work, feet to walk, and above all conscience to distinguish between right from wrong। कि अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी हैं जनाब देखने के लिए, हाथ दिए हैं काम करने के लिए, पाँव दिए हैं चलने के लिए, और सबसे बढ़कर क्या है, हमें कॉन्शियस ज़मीर दिया है ताकि हम गलत और सही में इंतखाब कर सकें। तो हम यहाँ एक और जुमला बना लेते हैं इसका, कि मिस्टर अहमद इज़ अ मैन ऑफ फाइन कैरेक्टर
and above all he is very religious. जी, मिस्टर अहमद इज़ द मैन ऑफ फाइन कैरेक्टर. मिस्टर अहमद एक अच्छे किरदार रखने वाले शख्स हैं. अबव ऑल ही इज़ वेरी रिलीजियस. सबसे बढ़कर ये है, मोस्ट ऑफ ऑल क्या है कि ही इज़ वेरी रिलीजियस, बड़े मजहबी जहन रखने वाले शख्स हैं. ठीक है जी, 2 इडियम्स आपके हो गए मुकम्मल. एंड द थर्ड इडियम इज़ आफ्टर ऑल. आई विल राइट इट डाउन हियर. आफ्टर ऑल. आफ्टर ऑल मीन बहरहाल. हाउ एवर it also means anyhow, बहरहाल, ताहम. ठीक है जी. और हमारे पास इडियम मौजूद है, दिस इज़ अ वेरी यूजफुल बुक आफ्टर ऑल, कि बहरहाल ये एक बहुत अच्छी किताब है. एक और इसका जुमला बनाते हैं. इट इज़ अ गुड आइडिया आफ्टर ऑल to go abroad for higher studies. जी बेटे, ये 3 इडियम्स जो हैं वो हमने किए और आपकी बुक के अंदर जो इडियम्स मौजूद थे वो भी डिस्कस हुए. उसके अलावा जो मज़ीद एक जुमला आपके साथ शेयर किया मैंने वो भी यहाँ पर लिख दिया गया है. नंबर 4 की तरफ जाते हैं. एट बॉटम. एट बॉटम क्या है? एट बॉटम. एट बॉटम मीन्स फंडामेंटली. ये मीनिंग्स है सारे, ये मीनिंग्स हैं, ये बेटे मीनिंग्स हैं आपके पास, ये भी मीनिंग्स हैं. ठीक है जी. जो मीनिंग्स हैं उनको मैंने ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दिया है. आगे देखिए एट बॉटम. एट बॉटम मीन फंडामेंटली, basically and in reality. जी बेटे, एट बॉटम का मतलब बुनियादी तौर पर. बुनियादी तौर पर हम देखते हैं इसमें क्या जुमला बना है. मिस्टर तौसीफ इज़ अ गुड मैन एट बॉटम. मिस्टर तौसीफ बुनियादी तौर पर एक अच्छे शख्स हैं. तो बेटे एक और जुमला इसका बनाते हैं. Her grandmother left her property for charity. She was a nice, she was pure at heart. She was pure जी बेटे. हर ग्रैंड मदर लेफ्ट हर प्रॉपर्टी फॉर चैरिटी, कि उसकी ग्रैंड मदर ने अपनी सारी जो प्रॉपर्टी है वो चैरिटी पर्पज़ के लिए दे दी. एंड शी वॉज अ नाइस लेडी एट बॉटम. और हकीकतन बुनियादी तौर पर वो एक अच्छी खातून थी. तो बेटी आपने कितने इडियम्स किए? आपने नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इडियम्स हमने किए. इनको बुक से भी किया, बुक में मौजूद इडियम्स जो उनको देख लिया है, और यहाँ पर भी मज़ीद एक इडियम आपकी कन्वीनियंस के लिए लिख दिया गया है. तो बेटा आपको एक्चुअली इसका मीनिंग जो है, अगर सही तौर पर इडियम का मीनिंग मालूम हो तो आप आसानी से एक जुमला जो है वो बना सकते हैं. ये मज़ीद थोड़ी सी सेंटेंसेस जो हैं वो भी कर लिए जाएँ. जी बेटे 3 तक हमने किए. अब हम देखते हैं नंबर 4. नंबर 4 पे आपके पास नंबर 5, सॉरी इट्स नॉट 4, इट्स नंबर 5. नंबर 5 पे देखते हैं कि क्या वर्ड और क्या सेंटेंस होगा. नंबर 5 इज एट वंस फिंगर्स एंड. एट
one's fingers end. At one's finger end, इसका मतलब क्या होगा? It means at one's command or to be expert in, to be expert in, किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना, कमांड होना, कोई चीज़ अज़बर आपकी फिंगर टिप्स पे होना, कोई चीज़ आपको अज़बर याद होना, फिंगर टिप्स पे होना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जुमला क्या मौजूद है, एट वंस फिंगर्स एंड, यू शुड हैव ऑल दीज थिंग्स एट योर फिंगर्स एंड्स, तुम्हें ये सारी चीज़ें अज़बर याद होना चाहिए। वी कैन हैव अदर सेंटेंस लाइक all the topics of history are at her fingers end. All the topics of history are at her फिंगर्स एंड, यानी हिस्ट्री के तमाम जो टॉपिक हैं, मज़ामीन हैं, वो उसके फिंगर टिप पे हैं, उसे अच्छी तरह से याद हैं। जी बेटे, ये आपने किया नंबर 5। नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6 हमें क्या बता रहा है? ऑल एंड सन्डे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम, और ये ईडियम जो है अक्सर बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री क्या होता है? ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है हर कसो नाकिस, यानी हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, तमाम आम और ख़ास लोग उन्हें कहा जाएगा। तो ऑल पीपल इन जनरल, इट मीन्स एवरीवन, all in general, without discrimination. Without discrimination क्या कहा जाएगा बेटा? ऑल एंड सन्ड्री मीन हर एक, हर कसो नाकिस, उसमें हर एक शुमार है, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग। एवरीबॉडी या एवरीवन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, या हम ये भी लिख सकते हैं कि एवरीवन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, हर एक किसी इम्तियाज़ के बग़ैर, सब लोग। ऑल इन जनरल कि अमूमी तौर पर बात की जाए तो उसमें तमाम लोग। तो बेटा ऑल एंड सन्ड्री का जुमला जो है वो क्या लिखा है यहाँ पर? दे इन्वाइटेड ऑल एंड सन्ड्री फ्रॉम द विलेज टू द पार्टी, उन्होंने गाँव में मौजूद हर कसो नाकिस तमाम लोगों को, ऑल इन जनरल हर एक को, तमाम लोगों को अपनी दावत में मदऊ किया। हम इसको एक और जुमला लिख लेते हैं कि drinks and refreshments. Drinks and refreshments were served to all and sundry in the party, यानी पार्टी में हर कसो नाकिस को, तमाम तबका है फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को ड्रिंक्स और रिफ़्रेशमेंट प्रोवाइड किए गए। जी जी, 6 इडियम्स आपके हो गए। आगे चलते हैं नंबर 7। एंड नंबर 7 इज़ आफ्टर वंस ओन हार्ट। आफ्टर वंस ओन हार्ट, आफ्टर वन ओन हार्ट, इसका क्या मतलब होगा कि आपकी तबीयत के मुताबिक, किसी का आपकी तबीयत के मुताबिक होना, आपकी मनपसंद होना। मीन टू से अ मैन विद सिमिलर टेस्ट, आइडियाज एंड इंटरेस्ट, यानी ऐसा शख्स जो अपने ज़ौक़, अपने ख़यालात के हवाले से, अपने इंटरेस्ट के हवाले से आपसे मुशाबहत रखता हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, हिज सन इन लॉ इज़ अ मैन आफ्टर हिज ओन हार्ट, दे बोथ अवॉइड फुटबॉल फैंस, कि उसका जो सन इन लॉ है उसकी तबीयत बिल्कुल कैसी है?
उसकी तभी सन इन लॉ इज़ अ मैन आफ्टर हिज ओन हार्ट, यानी उसकी जो सन इन लॉ है, उसका जो दामाद है, उसकी तबीयत बिल्कुल उस शख्स जैसी ही है, अपने सुसर जैसी कहा जा सकता है, क्योंकि बोथ अवॉइड फुटबॉल फैंस से दोनों ही अवॉइड करते हैं, दोनों की नेचर जो है वो मिलती है, दोनों के टेस्ट जो है उसमें सिमिलैरिटी है, सेमनेस है। जी बेटे, नंबर 8 हम देखते हैं इसमें क्या आता है। नंबर 8 इज एट अ लूज एंड। एट अ लूज एंड, एट अ लूज एंड का क्या मतलब होगा? एट अ लूज एंड मतलब एक बेकार शख्स, बेकार आदमी जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। आप कह सकते हैं आइडल, निकम्मा, बेकार आदमी। टू हैव नथिंग टू डू, नो ऑक्यूपेशन भी कह सकते हैं, नो ऑक्यूपेशन, कि आपके पास काम करने को कुछ ना हो, आप बेकार बैठे हों, जिसको बेकार कहा जाएगा, यू आर विदाउट एनी वर्क एट ऑल, आप यू आर विदाउट एनी वर्क, किसी काम के भी बगैर है, आइडल है, टू हैव नथिंग टू डू, नो ऑक्यूपेशन, कोई काम आपके पास नहीं है। तो हमारे पास इसमें देखते हैं कि सेंटेंस क्या मौजूद है नंबर 8 पे। एट अ लूज एंड, द यंग मैन हैज़ बीन एट अ लूज एंड सिंस ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, कि वो नौजवान जो है जब से उसने इम्तिहानात से फारिग हुआ है उसके बाद से बेकार बैठा है, ही हैज़ नथिंग टू डू एट ऑल, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो हम इसका एक जुमला बनाते हैं, आलिया इज़ एट अ लूज एंड these days, she doesn't know how to spend her time, कि आलिया जो है आजकल बिल्कुल बेकार है और उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, वो नहीं जानती कि अपना टाइम जो है कैसे पास किया जाए। जी बेटे, आपके कितने इडियम्स जो है वो कंप्लीट हो गए। हम लोगों ने 8 इडियम्स जो है आज पढ़ लिए। मज़ीद आगे की तरफ बढ़ते हैं। बेटे, ये सारे मीनिंग्स जो हैं, देखिए इडियम्स सिर्फ आप पढ़ के उसके मीनिंग नोट डाउन करके सेंटेंसेस लिख कर इसको इस चैप्टर को, इस पोर्शन को तैयार नहीं कर सकते। बेटे, आपने अपने डेली रूटीन में ये चीज़ शामिल रखना है कि रोज़ाना 10-12 इडियम्स याद करें और उसको चेक करें, उसके मीनिंग को समझें और उसको बार रिवाइज़ करने के बाद उसको लिख के देखें, अपने एक सेल्फ टेस्ट लें, और ताकि आपकी ये चीज़ जो है प्रिपेयर हो जाए। क्योंकि इडियम्स ज़ाहिर है ये क्या हैं, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये सारे फ्रेजेस क्या हैं, इडियोमेटिक मीनिंग्स हैं इनके, तो इनको बहरहाल आपको जहन में बिठाना है, इन वर्ड्स को बिठाना है, क्योंकि आप बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपके, बहुत से इडियम्स ऐसे हैं जो कि आपकी नज़रों से इससे पहले नहीं गुजरे हैं। तो लिहाजा बेटे उसको फोकस करना है, उसको कंसंट्रेट करना है, उसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप चीज़ों को मिक्स ना करें और बाद में आपको ये ना हो कि 200-300 इडियम्स पढ़ लिए हैं और याद नहीं किए, उसको रिवाइज़ नहीं किया, तो फिर उसको कैरी ऑन करना बेटे आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा इसको साथ साथ प्रिपेयर करें। जी बेटे, नंबर 9 पे हम देखते हैं एनिमल स्पिरिट। नंबर 9 इज एनिमल स्पिरिट्स। अच्छा, एनिमल स्पिरिट्स जो है ये इसका इडियोमेटिक मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या होगा? एनिमल स्पिरिट्स मीन एक्सुबिरेंट, चीयरफुल। इट्स मीन चीयरफुल, एक्सुबिरेंट। क्या मतलब? कि बड़ा ही खुश मिजाज, जिंदा दिल, बहुत ही खुश मिजाजी दिखाना, खुश मिजाजी का, खुश दिली का मुजाहिरा। तो हमारे पास इसमें आपके लिए सेंटेंस मौजूद है, इवन यंग मैन टुडे लैक एनिमल स्पिरिट, कि आज के नौजवानों में खुश दिली, खुश मिजाजी की कमी है। तो हम एक और जुमला बना सकते हैं, द चिल्ड्रन romped on the lawn full of animal spirits। क्या मतलब? The children romped on का मतलब क्या होगा? romped mean to play energetically, यानी पुरजोश तरीके से खेलना। तो हम देखते हैं द चिल्ड्रन romped on the lawn, द चिल्ड्रन romped on the lawn full of animal spirits।
कि बहुत ही खुशमिजाजी से, ज़िंदा दिली से, बहुत ही खूबसूरती से बच्चे जो है लॉन पर खेलते रहे, इंजॉय करते रहे। जी बेटे, आपके इडियम्स हो गए 9। नंबर 10 की जानिब चलते हैं। एंड नंबर 10 इज़ एप्पल पाई ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम इंडीड। और ये इडियम भी बोर्ड के पेपर्स में बारहा आ चुका है। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर। बेटे एप्पल पाई ऑर्डर जो है इसका मतलब क्या होगा? इट मीन्स ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, वेल अरेंज्ड इन एन ऑर्डर। क्या मतलब? बहुत मुनज़्ज़म तरीके से, तरतीब से चीज़ों को रखा जाना, चीज़ों का रखना, एप्पल पाई ऑर्डर। और यहाँ जुमला हमारे पास क्या मौजूद है? A student must keep the books in an apple pie order. A student must keep his books in an apple pie order. कि स्टूडेंट्स को अपनी किताबें जो है बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, बड़ी तरतीब से रखनी चाहिए। इसका एक और जुमला बना लेते हैं। Everything in the room was in an apple pie order. Everything in the room was in an apple pie order कि कमरे में मौजूद हर चीज़ जो थी वो तरतीब से, बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से, बहुत तरतीब से मौजूद थी, रखी गई थी। नंबर 11 देखते हैं बेटे। नंबर 11 इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या है? इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। एंड एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब ये होगा कॉज ऑफ स्ट्राइफ, कॉज ऑफ स्ट्राइफ, रूट और कोर ऑफ क्वर्ल, यानी झगड़े की वजह, वजह तनाज़ा कहा जा सकता है, झगड़े का सबब कहा जा सकता है, झगड़े की वजह कहा जा सकता है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इडियम है। हमारे पास जुमला क्या मौजूद है जी? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कश्मीर इज़ द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर जो है वजह तनाज़ा है, मखासमत की, दुश्मनी की वजह है। तो हम एक और इसका जुमला बनाते हैं। द इंसेस्ट्रल property is an apple. The ancestral property is an apple of discord between the two brothers. क्या है बेटे? कि जो उनकी आबाई प्रॉपर्टी है, जायदाद है, वो दोनों भाइयों के दरमियान वजह तनाज़ा है, झगड़े का, मखासमत का सबब है। द इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू ब्रदर्स। तो हमने कितने बेटे कर लिए इडियम्स? 11 इडियम्स कर लिए हैं। ये यकीनी तौर पे आपने ऊपर से ये सब लिख लिया होगा, बस मैं इतना ही इसको रिमूव करती हूँ ताकि आप मज़ीद जो है 1-2 हम इडियम्स और कर लें, वक्त का थोड़ा सा और फ़ायदा उठा लें। 15 इडियम्स तक तो लाजमी आज कंप्लीट करते हैं बेटे। बेटे आपका नंबर 12 पे देखते हैं इडियम क्या आ रहा है नेक्स्ट। नेक्स्ट इडियम इज़ एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब आंखों का तारा होना, बहुत अजीज़ होना। वन हु इज़ हाईली चेरिश्ड, मीन समवंस फेवरेट। आंखों का तारा होना, हर दिल अजीज़ होना। वन हु इज़ हाईली चेरिश्ड। जी बेटा, हर दिल अजीज़ होना। जैसे इसमें जुमला आपके पास क्या मौजूद है? एन ओनली सन इज़ द एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आइज़,
कि अकलौता बेटा जो है वो जो अकलौता बेटा होता है वो अपने पेरेंट्स की, अपने वालिदैन की आंखों का तारा होता है। मैं ये लिख देती हूँ एक और जुमला, बीइंग द ओनली डॉटर she is an apple of eye of her parents। यानी मीन टू से कि अपने वालदैन की इकलौती बेटी होने के सबब वो क्या है, उनके आँख का तारा है। जी बेटी, आज इसको बिकॉज टाइम इज़ अबाउट टू एंड, तो आज हम इस असाइनमेंट को इतना ही लेके चलते हैं। इंशाल्लाह अब मज़ीद क्लास होगी ईडियम्स के हवाले से। मज़ीद क्लास में जब पढ़ा जाएगा तो मज़ीद ईडियम्स जो हैं वो मैं आपको करवाऊँगी, आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसको रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा। छोटी सी और मुख्तसर बात आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए बेटा, आज पूरी दुनिया जो है एक आलमगीर सतह पर एक वबा का शिकार है, एक वबा जो इसके ज़ेर असर है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको सामने रखना है। सबसे पहले तो ये है कि आप बिला ज़रूरत घर से बाहर मत निकलें। और बेटी, अगर आप घर किसी हवाले से जाना पड़ता है तो आपने क्या करना है, मास्क का इस्तेमाल कीजिएगा, हैंड सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल कीजिएगा, ग्लव्स को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख़्याल रखिएगा। और ये है कि अगर आप छींकते हैं, खांसी आती है, तो आप उस सूरत में अपनी कोहनी में अपना मुंह लपेट कर या मुंह के आगे हाथ रख के आप जो है वो इस तरह से आप दूसरों को भी महफूज रख सकते हैं। तो बेटे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ़। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में बातचीत रहती है। अल्लाह हाफिज़।